जिस राउंड को आज के लेक्चर आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 6 आज के लेक्चर में हम स्टैंड कवर करने जा रहे हैं 701 रिलेट करता है की ऑर्डर मैटर से। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था जैसे 706, इसमें हमने स्टडी किया कि कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। इनमें कोई क्वेश्चन हो स्टैंड में पूछ लीजिए। खासतौर पर एग्जांपल्स में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी एग्जांपल एमसीक्यू मैटर की थी, कौन सी एग्जांपल अदर मैटर की थी। शाबाश, कोई क्वेश्चन? एग्जांपल्स पढ़ी आपने? ठीक है, आज जो हमारा स्टैंड है 701, इसके बाद एक स्टैंडर्ड हो रहा है जगह हमारे रिपोर्टिंग स्टैंड में से 570 700 सीरीज का नहीं है, गोइंग कंसर्न से रिलेट करता है, लेकिन इसके बाद हम फिर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसे पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी जिनमें मल्टीपल टॉपिक स्ट्रेस होते हैं। इसके बाद फिर 570 नेक्स्ट वीक में फिर हम कवर करेंगे, उसमें पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी फिर उसके बाद। ठीक है, एक दो लेक्चर हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए रखेंगे रिपोर्टिंग जी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 700 सीरीज के सारे कंसेप्ट को 700 समेत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर प्रैक्टिस अच्छी होगी। कोई क्वेश्चन? जो भी एमसीक्यू मैटर वाला पैराग्राफ होगा उसका डिस्क्लोजर हर सूरत में लाजमी होगा, 100% होगा, 100%। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ उन्हीं मैटर्स के ऊपर दिया जाएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्लोज होने चाहिए लेकिन डिस्क्लोज नहीं है तो फिर वो मिस स्टेटमेंट्स बन जाती है, मिस स्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर्स। ठीक है, हाँ जी, वो कह रहा है अदर मैटर पैराग्राफ उन मैटर से डील नहीं करता जिसमें ऑडिटर की अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज है। आसान अल्फाज में वो ये कह रहा है कि आपने उन मैटर्स के ऊपर अदर मैटर पैराग्राफ नहीं देना जिनके ऊपर कोई और पैराग्राफ आना चाहिए। ठीक है, यानी फर्ज कीजिए अगर किसी सिचुएशन में की अदर मैटर पैराग्राफ आना चाहिए, आपने उसे अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो की अदर मैटर में कवर होगा। ठीक है, किसी में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ ऐड होना चाहिए किसी मैटर पे, उसे अदर मैटर में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, बात वो मिसक्लासिफिकेशन कर देते हैं। बल्कि मैं आईकेएफ का न्यूज़लेटर पढ़ा था, उसमें एग्जांपल थी कि क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की थी, ऑडिटर ने उसे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में मेंशन कर दिया था। हालांकि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करना ये क्या है, ये स्टेटमेंट। आईकेएफ ने फिर इसको हाईलाइट किया था, इस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए अगर मटेरियल है तो। ठीक है, तो आप किसी ये ना हो कि मैटर कोई और हो, पैराग्राफ किसी और में इंक्लूड कर रहे हो। ओके जी, हाँ, वो एग्जाम टिप में भी ये बात लिखी हुई है कि नो लिस्ट इज टू बी मिसक्लासिफाइड। आपने नोट किया होगा कि स्टैंडर्ड्स जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं इनमें अक्सर लिस्ट दी होती है, एग्जांपल्स दी होती हैं कि इस सिचुएशन में ये इंपैक्ट आएगा, इस सिचुएशन में ये इंपैक्ट आएगा। उस लिस्ट या एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना होता है, मिसक्लासिफाई नहीं करना। जैसे 705 में उसने हमें मिस स्टेटमेंट की कुछ लिस्ट दी और स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट दी, एग्जांपल्स बेसिकली है। इसी तरह उसने 706 में हमने एमसीक्यू मैटर के एग्जांपल दी, अदर मैटर की एग्जांपल दी। 701 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें की मैटर की एग्जांपल आएगी। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में वो लिस्ट होती है मैटर्स की जो डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न स्टेटस में। तो इस सारी लिस्ट को वो कह रहा है कि आपने मिसक्लासिफाई नहीं करना, ये ना हो कि मैटर किसी और लिस्ट वाला हो और आप उसे इंक्लूड किसी और जगह कर रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शन लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स असल में मेंटेन करना रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ये हमारी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटीज में आता है। तो कहता है बात ऐसे हो सकता है, एक मैटर अमूमी तौर पर रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, एक मैटर एक सिचुएशन का रिपोर्ट में एक जगह इंपैक्ट होता है, अमूमी जनरल। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन तो स्टैंडर्ड खुद देता है, स्टैंडर्ड की वजह से। एक एक्सेप्शन कंपनी लॉ की वजह से। स्टैंडर्ड की वजह से क्या है कि अगर कभी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो ऑडिटर ने क्या करना है, पहले विड्रॉ करना है अगर पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल हो। अगर विड्रॉ नहीं कर सकता फिर डिस्क्लेमर देगा, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ में वो रीजन एक्सप्लेन करेगा। आप देखिए ये जाहिर इवेंट एक है, लेकिन इसकी वजह से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी आ रहा है और अदर मैटर भी आ रहा है। हालांकि नॉर्मल रूल क्या है कि एक इवेंट का एक जगह पे इफेक्ट होगा ओपिनियन में अदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें दो जगह पे। इसी तरह जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉ ने कहा हुआ है कि ऑडिटर ने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब वो बताएगा, ओपिनियन देगा, तो कुछ ऐसे ओपिनियन हैं जिन्हें एससीसीपी कहता है, ये इनके बारे में भी आपने बताना है अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में। उनमें क्या कि क्या क्लाइंट ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए कि नहीं। आपको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एविडेंस हासिल करने का एक सोर्स होता है, एक मेजर सोर्स है। ठीक है, तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाइंट ने मेंटेन नहीं की और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, तो एक तो स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी। ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी आईएसए वाला ओपिनियन, वो तो मॉडिफाई होगा स्कोप लिमिटेशन की वजह से। क्या अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन आएगी? वो कहता है बिल्कुल आएगी। हम लिखेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ये बात लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, और अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुई लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, अब ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनमॉडिफाइड है क्योंकि स्कोप लिमिटेशन तो रिमूव हो गई, लेकिन जो ओपिनियन होगा हमारा अदर लीगल एंड वो मॉडिफाई करना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें एक से ज्यादा सेक्शंस में इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल या रेयर सिचुएशन है। जी, और कोई क्वेश्चन? देखिए नहीं, अदर मैटर जब हम 2 पीरियड्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो और इस साल हम प्रायर पीरियड पे वही ओपिनियन दे रहे हैं जो पिछले साल में
करंट ईयर पे दिया था, यानी 2024 में 2023 का ओपिनियन वही है जो 2023 में 2023 का ओपिनियन था, तो फिर ये अदर मैटर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये हमें कौन से स्टैंडर्ड में जाके हमने स्टडी करना है, 710 में, 710। और भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के स्टैंड की तरफ चलते हैं। 701 ये है जी की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे कुछ तकरीबन 6-7 साल पहले ही ऐड हुआ है, उससे पहले ये स्टैंडर्ड नहीं था। की ऑडिट मैटर में हमारी नॉर्मली ऑडिट रिपोर्टिंग करते हुए ऑडिटर्स की जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही होता है कि हमने रिपोर्टिंग करनी है बाय एक्सेप्शन। रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ें ठीक हो रही है हम उनको अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करते, बल्कि जो चीज़ें गलत हो रही हों उनको मेंशन करते हैं, ठीक है। और एक और रूल है कि हमने जो कुछ अपनी उस रिपोर्ट के ऊपर पहुंचने के लिए जो कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं हम उन प्रोसीजर को मेंशन नहीं करते, बल्कि जो उसका आउटकम होता है उसको मेंशन करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं, उस आउटकम के लिए हमने क्या भागदौड़ की उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। और शेयर होल्डर्स कहते हैं ठीक है सर, चूंकि ज्यादातर चीजें ठीक ही होती हैं, तो अगर किसी ऑडिट में फर्ज कीजिए 100 में से 2 चीजें गलत हैं, 98 ठीक है, तो आप हमें ये ना बताइए 98 ठीक है, आप हमें क्या बताइए 2 गलत है, बाकी की चीजें हमें खुद ही पता चल जाएगा कि बाकी ठीक है, आप बता दीजिएगा कि बाकी सारा कुछ ठीक है। तो हम रिपोर्ट करते हैं बाय एक्सेप्शन और हमारा जो आउटकम होता है उसको फोकस करते हैं वो। लेकिन इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन गैप क्रिएट हो रहा था और शेयर होल्डर्स में ये एक डेवलप हो रही थी एक परसेप्शन के शायद ऑडिटर सही तरीके से कम काम करता है और इतनी वैल्यूएशन नहीं करता। तो ज़रूरत थी ये बताने की शेयर होल्डर्स को कि ऑडिटर अपने ओपिनियन तक पहुंचने के लिए भी भागदौड़ करता है, प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इसीलिए ये पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवाएगा की ऑडिट मैटर। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है, शेयर होल्डर्स को बताना है कि भाई हमने ऑडिट करते हुए पूरी ऑडिट में हमें बहुत से मैटर्स को डील करना पड़ा, इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उनको हम ऑडिट 2 या 3 होते हैं, नॉर्मली 4 भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन नॉर्मली 2, 3, 4 इनके दरमियान में रहते हैं। तो ऑडिटर शेयर होल्डर्स को बताता है कि ऑडिट करने के दौरान में हमें जो 2-3 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स को फेस करना पड़ा वो ये है और इनको एड्रेस करने के लिए हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता चल जाए कि ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को मीट करने के लिए वो घर बैठ के रिपोर्ट साइन नहीं करता, बल्कि उसने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑडिट मैटर में कुछ मैटर होंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। की का वर्ड हमें ये बता रहा है, की मींस इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे, ठीक है, जो ऑडिट से रिलेट होंगे। इसका मतलब है जो की ऑडिट मैटर वाला पैराग्राफ है ना, रिपोर्ट मैंने आपको बताया था हर एंगेजमेंट की होती है, लेकिन कुछ एंगेजमेंट में कुछ पैराग्राफ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। क्या रिव्यू एंगेजमेंट में की ऑडिट मैटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने बिल्कुल उसके टाइटल में है कि ये ऑडिट मैटर होगा, तो रिव्यू में नहीं होगा। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में की ऑडिट मैटर होगा क्या? नहीं, यानी जो ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है उसमें की ऑडिट मैटर भी नहीं होगा। जो ऑडिट एंगेजमेंट्स होती हैं उनमें की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है, और किन वाली में? लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी डिटेल अभी हम स्टडी करेंगे। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड किया जाता है ताकि शेयर होल्डर को पता चल जाए मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है हमारे ऑडिट में और ऑडिटर ने उन्हें कैसे एड्रेस किया है। याद रखिएगा ये जो की ऑडिट मैटर्स होते हैं कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं होते, ये वो मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट है ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स एक स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे ऑडिटर ने वो कम्युनिकेट करने हैं डायरेक्टर्स तक, 2 चाबी गवर्नर्स तक। उनको तो पता चल ही जाता है, लेकिन जो मैटर 2 चाबी गवर्नर्स कम्युनिकेट करते हैं वो रिपोर्ट में आना लाजमी नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो आपने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं, और ये स्टैंडर्ड यही बताता है कि वो मैटर्स कैसे डिसाइड करेंगे आप। इसमें 2 चीजें हैं, 2 बड़ी चीजें, जैसे 705 में 2 चीजें थी ना, डिसाइड करना है टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होगी, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, और उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें होंगी बड़ी 701 जो डील कर रहा है। नंबर 1, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है, किस वाले मैटर को ऑडिट के दरमियान में 20 मैटर ऐसे होते हैं जो ऑडिटर को फेस करना पड़ते हैं, में से कौन सा की ऑडिट मैटर में होगा ये डिसाइड करना है, और फिर उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे, कम्युनिकेट कैसे करना है। डिसाइड करना, कम्युनिकेट करना, यही चीज है, ठीक है। यानी 2 मेजर पार्ट इसके भी 705 की तरह है। डिटरमिन करना है कौन सा मैटर में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आएगा, और फिर उसकी ऑडिट मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्ट है। स्कोप क्लियर हुआ? इसका बेसिक स्कोप ये है 701 का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है, व्हेन टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट, कब हमने अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना है। जैसे छोटी सी मैंने एग्जांपल दी, ऑडिट एंगेजमेंट में होता है, बाकी एंगेजमेंट में नहीं होता, लेकिन हर ऑडिट एंगेजमेंट में भी नहीं होता, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। किन में होगा वो डिस्कस करेंगे, किन क्लाइंट्स पे, आसान अल्फाज में किन क्लाइंट्स पे ये अप्लाई होगा की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं इसकी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आ सकता है कि नहीं आ सकता, यानी बाय स्टैंडर्ड क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, कैसे डिसाइड करेंगे कि मैटर की ऑडिट मैटर है या नहीं। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इन रिपोर्ट, कम्युनिकेटिंग विद 2 चाबी गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट करेंगे शेयर होल्डर्स को, और 2 चाबी गवर्नेंस को कैसे कम्युनिकेट करेंगे की ऑडिट मैटर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये हम स्टडी करना। और एंड में कुछ एग्जांपल्स हैं
ठीक है, जो हमने कुछ सिलेक्शन करके आपके सामने रखी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए एग्जाम में इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। आप नोट कर रहे होंगे रिपोर्ट के जितने भी हमने स्टैंडर्ड पढ़े हैं उनमें जो मॉडिफिकेशन वगैरह वाले हैं उनमें हम एग्जाम्पल्स भी साथ ड्राफ्टिंग की कवर कर रहे हैं। 705 में क्या हमने ड्राफ्टिंग की एग्जांपल की थी, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर, एडवर्स ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होगा, ये एग्जांपल की थी। 706 में एम्सो मैटर अदर मैटर की एग्जांपल की ड्राफ्टिंग भी की थी, सिर्फ लिस्ट याद नहीं की, ड्राफ्ट करना पड़ेगा तो कर लेंगे, वो इसीलिए आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाई जा रही है। ठीक है, 701 की अदर मैटर्स में भी ड्राफ्टिंग के एग्जांपल्स हैं। 570 गोइंग कंसर्न आएगा, उसमें गैस कीजिए, क्या सिर्फ ये बताएगा इस सिचुएशन में गोइंग कंसर्न में डाउट क्रिएट होते हैं कि अगर डाउट्स क्रिएट हुए हैं, अनसर्टेनिटी है तो ड्राफ्टिंग भी सिखाएगा, गैस करें, ड्राफ्टिंग भी सिखाएगा। और ड्राफ्टिंग में आपने दो तरह से तैयार होना है, नंबर 1 सिचुएशन आपको दे दे और आपने खुद पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है, नंबर 2 पैराग्राफ वो खुद बना के देगा गलतियों के साथ, आपने उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरे वाले का ज्यादा चांस है, रिसेंटली एग्जाम में वो दूसरे वाला ज्यादा फोकस कर रहा है। स्टार्ट करते हैं जी। पहले व्हेन टू इंक्लूड की मैटर सेक्शन, रिक्वायरमेंट टू बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन। किन, अच्छा ये दो चीजें में रखिएगा, एक वर्ड है की ऑडिट मैटर सेक्शन और एक है की ऑडिट मैटर। जैसे हमने स्टडी किया था एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल ऐसी मैटर आ सकते हैं जिनको एम्फसाइज करना चाहते हो हम। अदर मैटर पैराग्राफ एक सेक्शन है, उसके अंदर इवन दो चीजें भी ऐसी आ सकती हैं जिन अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। ठीक है, इसी तरह हमने क्वालिफाइड ओपिनियन में एग्जांपल पढ़ी थी कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में हो सकता है मिस स्टेटमेंट भी आ जाए और स्कोप भी बड़ी। उसी तरह याद रखिए एक चीज है की ऑडिट मैटर सेक्शन और एक है की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर सेक्शन एक सेक्शन है, अगर रिपोर्ट में आएगा तो एक ही सेक्शन आएगा, लेकिन ये पॉसिबल है उस एक सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा की ऑडिट मैटर हो, अमूमी तौर पे 2-3 होते हैं। तो की ऑडिट मैटर अलग कंसेप्ट है, अलग टर्म है, और की ऑडिट मैटर सेक्शन अलग टर्म। की ऑडिट मैटर सेक्शन पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर उस पैराग्राफ के अंदर जो फर्दर मैटर्स होंगे 2 या 3। ठीक है, यहाँ कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको बता रहा है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिनमें की ऑडिट मैटर सेक्शन पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। रिक्वायरमेंट बता रहा है, टाइप ऑफ ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट जनरल पर्पस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। इसमें रिक्वायर्ड बाय आईएसए है अनलेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। इसमें आपने अंडरलाइन कीजिए कंप्लीट सेट को, जनरल पर्पस को, लिस्टेड को। कंप्लीट सेट जनरल पर्पस, कंप्लीट सेट जनरल पर्पस अनलिस्टेड, बताइए क्या रिक्वायर्ड है की ऑडिट मैटर सेक्शन? रिक्वायर्ड नहीं है। कंप्लीट सेट लिस्टेड कंपनी है लेकिन जनरल पर्पस नहीं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, नहीं है। और अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फिर भी नहीं है। तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। आईएसए 701 का स्कोप क्या कहता है? तीनों चीजें कौन कौन सी? कंप्लीट सेट हो, जनरल पर्पस हो, लिस्टेड हो, तो रिक्वायर्ड है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? अनलेस डिस्क्लेमर ओपिनियन, कि अगर लिस्टेड कंपनी है ना, कंप्लीट सेट है, जनरल पर्पस लिस्टेड है, लेकिन डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करना। ये बात आपने किसी और स्टैंडर्ड में पढ़ी है क्या? बताइए बताइए। 705 में याद है कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो ये की ऑडिट मैटर सेक्शन भी नहीं आएगा और एक और सेक्शन भी नहीं आएगा, एक और सेक्शन भी नहीं आएगा, अदर इंफॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिंक हो गया क्योंकि सारे रिक्वायरमेंट दोनों पे करे ना। डिस्क्लेमर के केस में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, ये रूल डिस्क्लेमर वाले स्टैंडर्ड में भी होना चाहिए था, की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन में भी होना चाहिए था, दोनों में है। वो 705 था, ये 701। फिर कह रहा है ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनलिस्टेड कंपनी हो, या ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, या ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट हो। ये भी ऑडिट हमारे सिलेबस में है। इनमें की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यानी आईएसए रिक्वायर नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अगर लोकल लॉज रिक्वायर करें, यहां ऑडिटर जरूरी समझे कि ऑडिट मैटर को इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन आपको पता ही है ऑडिटर अमूमी तौर पे ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, तो अगर एक चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, आईएसए भी रिक्वायर नहीं करते, लॉ भी रिक्वायर नहीं करता, तो ऑडिटर भी अमूमी तौर पे नहीं, इसको अमूमी तौर पे इजाजत है, हमारे पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ जिन सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है उनमें अगर ऑडिटर जरूरी समझे दे सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर नहीं दे, प्रैक्टिस नहीं, पावर है उसको यूज नहीं किया जाता। करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? दोनों बारे में। फिर कह रहा है ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है सिर्फ समरी, इसमें की ऑडिट मैटर पैराग्राफ तो नहीं आएगा, लेकिन उसका जिक्र आएगा। समरी बना रहे होंगे ना, समरी में क्या होता है रिपोर्ट के अंदर? भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट मैंने शेयर किया था किसी लेक्चर में। समरी क्या होता है? सम टाइम ऐसा होता है, वो बताया नहीं था, जैसे बात होता है कि वो कोई नॉवल होता है, उसकी पूरी समरी बना दी जाती है। तो समरी में हमने हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस नहीं करना होता, ब्रीफली डिस्कस करना होता। तो ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मैनेजमेंट समटाइम्स ये भी बनाती है, आईएसए 810 है। इसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा नहीं, समझ लीजिए सिर्फ उसका नाम आ जाएगा कि हाँ, जो मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट है
उसके की ऑडिट मैटर सेक्शन में इस मैटर को डिस्कस किया गया है सिर्फ। ये देखें, एक है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 700 के मुताबिक बनी है, फुल, जिसमें हर चीज जो रिक्वायर्ड है वो आ रही है। फिर एक है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट, फुल ऑडिट रिपोर्ट, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी फुल ऑडिट रिपोर्ट होगी ना। उसी तरह एक है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स A10। मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टू द पॉइंट बात बताएं। मैनेजमेंट ने ये फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी बनाई, तो क्या ऑडिटर को भी उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वही ऑडिट रिपोर्ट चिपका देनी चाहिए जो फुल वाली थी, कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट अलग से होनी चाहिए? अलग से होनी चाहिए ना, शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैटर इतने डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है, तो क्या की ऑडिट मैटर जो पूरे का पूरा हमने फुल वाली में सारा एक एक चीज डिस्कस की थी, वही समरी में होना चाहिए? नहीं। तो समरी में यूं समझ लीजिए कि ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा, उसकी समरी आएगी। क्यों समरी समरी में क्या लिखेंगे? बस सर ये रीवैल्यूएशन और डेफर्ड टैक्स के ऊपर की इन दो आइटम्स को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया था जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली ऑडिट रिपोर्ट थी, बस इतना से समझ रहे हैं? कि ऑडिट मैटर पूरा नहीं रिप्रोड्यूस होगा समरी में सिर्फ समरी होगी, यानी सिर्फ रेफरेंस। बहरहाल ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, अगेन डिटेल में कहां डिस्कस हुआ वाला 8-10 में, लेकिन मैंने कोशिश की है इसका जो मेन कंसेप्ट है वो डिस्कस कर दूं ताकि वहां पहुंचे कंसेप्ट बिल्ड हुआ। टेबल समझ आ गया? फिर वो कह रहा है अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड होगा तो कहां होगा? सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं बोलना, ऑडिट एंगेजमेंट में। और ऑडिट एंगेजमेंट भी कौन सी? लिस्टेड की भी कौन सी? जनरल पर्पस, कंप्लीट सेट। ये सबसे अहम चीज जो आपने याद रखनी है ना, इसमें सबसे अहम वो ये छोटी सी लाइन, सारे कंसेप्ट इधर, जरा सी वेरिएशन कर देंगे वो डिफरेंट एंगेजमेंट बन जाएगी, उसमें फिर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा की ऑडिट मैटर। ये टेबल आपके एग्जाम में ये शार्प करेगा आपको इस कंसेप्ट को कि एग्जाम में किस सिचुएशन में आपने किस स्टैंडर्ड की तरफ जाना है। इसमें जो सबसे अहम अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला एक बॉक्स है। आइए अब कहता है कि डिटरमिन कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये अगेन कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कुछ डिस्कशन होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंडर्ड पढ़े ना, ये पहले मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड बने प्रैक्टिशनर्स के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड की हर चीज एग्जामिनेबल नहीं होती, मतलब एग्जामिनेबिलिटी डिफरेंट होती है, कुछ पैराग्राफ्स की डिफरेंट है, कुछ की डिफरेंट। तो पढ़ेंगे हम सारा, फोकस ज्यादा इसके ऊपर करेंगे जो एग्जाम में टेस्टिंग कर रहा है जिस चीज की। व्हाट आर की ऑडिट मैटर, कह रहा है की ऑडिट मैटर होते क्या है? मैटर क्या है समझ भाई, मसला हमें तो अपनी जिंदगी में क्या हर रोज मसले फेस करने पड़ते हैं भाई, ऐसा है ना। जैसे बाजू का ऐसा चाय भी ठंडी हो वो भी एक मैटर है, फेस करना पड़ता है। घर से निकले ऑफिस के लिए लेट हो गए, ये भी एक मैटर चलते रहते हैं। ऑडिट में भी ऑडिटर को कदम कदम में मैटर्स को फेस करना पड़ता है, डिफरेंट इश्यूज को फेस करना पड़ता है और वो उसको रिजॉल्व भी करता रहता है। मसले आते हैं, हल होते रहते हैं। कोई अगर पूछे कि भाईजान परेशान नजर आ रहे हैं आजकल आप, क्या बात है? आप उसे ये कहेंगे चाय ठंडी मिली थी इस वजह से परेशान, मसला तो है, लेकिन ऑफकोर्स ये नहीं कहेंगे आप उसे कोई बड़ा मसला कहेंगे उस दिन का, या कोई पुराना दोस्त है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है अपनी जिंदगी का बड़ा मसला जो 2-3 है वो उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। तो उसी तरह हमने जब शेयर होल्डर्स को बताना है कि ऑडिट मैटर में, तो बताइए कौन से ये रूटीन के छोटे मोटे मसले बताने चाहिए, बड़े वाले, और कौन से जो सबसे बड़े वाले ऑडिट में, क्योंकि इसके बाद आपको शेयर होल्डर से कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिलेगा। आपने उसके साथ जो दुख सुख अपने शेयर करने हैं एक ही दफा शेयर करने हैं, और फैसला कर लें कि कौन से वाले, तो ऑफ कोर्स वही करेंगे जो पूरे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं दोज मैटर की ऑडिट मैटर क्या? दोज मैटर दैट इन आर्टिस्ट प्रोफेशनल जजमेंट। अब देखिए प्रोफेशनल जजमेंट आ गया, एमसीक्यू मैटर वगैरह में भी आया था। इसका मतलब क्या है? लफ्ज़ प्रोफेशनल जजमेंट किसी कंसेप्ट में आ जाए, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कहता है इसका मतलब है ये पत्थर पे लकीर नहीं है कंसेप्ट, या ऑडिटर की जजमेंट में डिपेंड करता है, वो चाहे तो किसी सिचुएशन में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दे, चाहे तो ना करे। हम गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे लेकिन उसकी मर्जी है। इसीलिए प्रैक्टिस में ये होता है समटाइम एक ही इंडस्ट्री है, उसमें एक ऑडिटर एक मैटर के ऊपर एमसीक्यू मैटर सॉरी की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर रहा है, और दूसरा ऑडिटर जो उसी इंडस्ट्री की किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो उसी एरिया पे हो सकता है कि ऑडिट मैटर इंक्लूड ना करे। तो इसका ये मतलब नहीं है सही होगा गलत होगा, दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जजमेंट। लेकिन याद रखिए जजमेंट भी प्रोफेशनल होती है, प्रोफेशनल हवाई जजमेंट नहीं होती। प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी है? जो कि कुछ फैक्टर्स को सामने रखते हुए अप्लाई की जाती है। कह रहा है डोंट मैटर एज प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट समझ आ गया? सबसे अहम वाले, रूटीन वाले नहीं, चाय ठंडी वाले नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। डेफिनेशन में उसने कह दिया ऑडिट वाले में, और कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। किसको? सिर्फ एक स्टैंडर्ड की वजह से उसने करंट पीरियड का लफ्ज ऐड किया है 7-10, वरना करंट पीरियड का लफ्ज ऐड ना करता। क्यों 7-10 में ऐसी क्या खास बात है? 2 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो जब आप 2 सालों के ऊपर 2024-2023 दोनों के ऑडिट कर रहे होंगे तो 2023 के भी सिग्निफिकेंट मैटर होंगे, 24 के भी होंगे। रिपोर्ट में कौन से वाले लिखने हैं? 24 के, ठीक है। बल्कि इसमें एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, किस जगह लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड में डायरेक्टली नहीं है इसका आंसर। 2023 में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया 3 चीजों के ऊपर, 24 में क्या रिपीट करना लाजमी है? लाजमी नहीं है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। कैसे डिसाइड करेंगे? वो आप देखेंगे 23 में उसने क्राइटेरिया मीट किया था की ऑडिट मैटर का, इंक्लूड कर दिया की ऑडिट मैटर में। 24 में अगेन देखेंगे, अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो पिछले साल का की ऑडिट मैटर इस साल आ भी सकता है
और नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है इस साल के क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि की ऑर्डर मैटर रिपीट हो रहे होंगे इस साल, बाज़ औक़ात रिपीट नहीं हो रहे होंगे। आपने इसे वो जो हमारी आदत होती है ना, लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर देखो छापा मार दो, जो प्रोसीजर लास्ट ईयर हुआ है वही साल कर दो। तो ये नहीं करना कि जो मैटर जिनके ऊपर पिछले साल की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया था तो इस साल भी छाप दो, नहीं, वो पिछले साल के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, हो सकता है इस साल के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट कुछ और हो। आपकी जिंदगी के मसले मसाइल जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो फर्क होते जाते हैं, छोटे होते थे मसले मसाइल कुछ और होते थे, बड़े मसले मसाइल कुछ और है, आगे एज में जाएंगे मसले मसाइल कुछ और, नेचर चेंज होती है ना, हर साल ये चेंज हो सकते हैं। एंगेजमेंट में भी, हमारी प्रोफेशनल एंगेजमेंट में भी, ऑडिट क्लाइंट में भी पिछले साल हो सकता है हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कुछ और हो, इस साल मोस्ट सिग्निफिकेंट कुछ और हो। तो कह रहा है हमने करंट पीरियड को सामने रखकर डिसाइड करना है। एक मैटर पिछले साल के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट था, की ऑडिट मैटर था, इस साल के लिए नहीं है, की ऑडिट मैटर में से इंक्लूड करना है, हमने करना है कि नहीं करना, शाबाश, यस करे या नो करे, शाबाश, ओपिनियन दिया करें। की ऑडिट मैटर सेक्शन एक मैटर ऐसा पिछली दफा रिवैल्यूएशन करवाई थी फर्स्ट टाइम, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो उसमें काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई थी। ठीक है, तो हमने फैसला किया था उस वक्त बैठ के, फैसला किया था, फर्ज कीजिए, हालांकि ये रीस्टेटमेंट का केस एमसीओ मैटर में जा सकता है, हमने की ऑडिट मैटर को इंक्लूड कर देना, फर्ज कीजिए इस साल हमने कहा जी हम चूंकि पहले से तैयार हैं, हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्या इस साल रिवैल्यूएशन को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं? अगर इस साल का क्राइटेरिया मीट करता हो तो, और अगर इस साल क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना उस मैटर को, यही बता रहा है। की ऑडिट मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दो चार्ट गवर्नेंस, स्टैंडर्ड 260 265 दो स्टैंडर्ड ये डील करते हैं कि हमने 700 डील करता है सारा, हम ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को क्या क्या कम्युनिकेट करना है, 700 सीरीज पूरी। 260 265 ये बताते हैं कि ऑडिटर ने कम्युनिकेशन सिर्फ शेयर होल्डर के साथ नहीं करनी होती, डायरेक्टर के साथ भी कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं। तो एक रूल बताता हूं, वो कहते हैं कि जी हर सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको ऑडिट में फेस करना पड़ा हो ना, वो डायरेक्टर्स को बता दो, हर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, ऊपर बता रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट में से निकलेगा और सिग्निफिकेंट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट मैटर हमेशा उन मैटर्स में से निकलेगा जो दो चार्ट गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट तो हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो, ये हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो, ये हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो और सिग्निफिकेंट ना हो? इसका मतलब है, इसको दूसरे अल्फाज में बता रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैटर हमने दो चार्ट गवर्नेंस को कम्युनिकेट ना किया हो और उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि स्टैंडर्ड कहता है हमने दो दफा कम्युनिकेशन करनी होती है, एक दफा 260 की कंप्लायंस करते हुए, एक दफा 701 की कंप्लायंस करते हुए। 260 कहता है हर सिग्निफिकेंट मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करो, हमने देखा 10 सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, डायरेक्टर को कम्युनिकेट किए, ये हमने 260 की बात मानी है। 701 कहता है उनमें से जो की ऑडिट मैटर है वो दोबारा कम्युनिकेट करो कि सर इनमें से ये वाले 2-3 मैटर हमने सिलेक्ट किए हैं कि ऑडिट मैटर के तौर पर रिपोर्ट में इंक्लूड करने जा रहे हैं, हालांकि ऑलरेडी 10 में वो था शामिल, लेकिन जो दोबारा आपने कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर 3 वो अलग से करना है। समझ रहे हैं? ये नहीं है कि कम्युनिकेशन पहले हो गई तो वो सिग्निफिकेंट लेवल पे कम्युनिकेशन हुई थी 260, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट को अलग से कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी। रिपोर्ट स्टैंडर्ड जो 700 की रिपोर्ट होती है ना, उसमें एक लफ्ज भी आपने चेंज करना हो ना, याद रखिए वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना लाजमी होता है। डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए बगैर डायरेक्ट रिपोर्ट में आपने चेंज नहीं करना, मतलब चेंज कर ले चलेगी आप ही की मर्जी, हम याद रखिए उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे। ये नहीं आपने समझा कि डायरेक्टर इजाजत देंगे फिर हम रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे, नहीं, चलेगी आप ही की ऑडिटर की मर्जी, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी हमारी कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि अगर उन्हें कोई एतराज हो, उन्होंने कोई करेक्टिव एक्शन लेने हो, टाइमली बेसिस के ऊपर लिया जा सके। ठीक है जी। ये की ऑर्डर मैटर में अहम चीजें क्या आई? मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट पीरियड, कम्युनिकेटेड विद दो चार्ट, ये तीन अल्फाज क्लियर हुए आपको? फिर कह रहा है सिग्निफिकेंट मैटर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, किन किन सिचुएशन को में की ऑर्डर मैटर, निशानी क्या होती है की ऑर्डर मैटर की? ये क्या है? की ऑर्डर मैटर की निशानियां, लिख लें ऊपर निशानियां, ये है की ऑर्डर मैटर की निशानी। भाई की ऑर्डर मैटर कौन से वाले होंगे? जो अमूमी हायर रिस्क यानी सिग्निफिकेंट रिस्क वाले होंगे। कौन सी ऊपर वाली लाइन का? ये जो छोटी फॉन्ट साइज में, ये वही 710 की एग्जांपल दे रहा है कि इवन इफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं 2 सालों की इकट्ठी, एंड ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ईच पीरियड, यानी ये 710 की एग्जांपल है कि अगर आपने 2 सालों के ऊपर भी ओपिनियन दिया ना, उस सूरत में भी ओपिनियन 2 सालों के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन की ऑडिट मैटर सिर्फ करंट ईयर के हैं। निशानियां देखे पड़े, आपको लगता है ये निशानियां ठीक है, ये वाले मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट हुआ करते हैं अमूमी तौर पे इन चीजों, जरा देखें जिनमें हायर रिस्क हो, काउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती हो। अच्छा इस एग्जांपल को ना सेकंड वाली को जरा टिक करें, इसको आपने अपने पास टिक करना है, नोट करें। ये एग्जांपल काउंटिंग पॉलिसी वाली आपके एमसीक्यू मैटर में भी आ सकती है, रीस्टेटमेंट, क्योंकि काउंटिंग पॉलिसी चेंज और रीस्टेटमेंट करते हैं ना, कंपैरेटिव रीस्टेट करते हैं कि नहीं करते? और ये सेट याद है, हाँ, और ये इधर भी है। इससे मैं आगे चल के कंसेप्ट डिस्कस करूंगा कि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि एक मैटर एमसीक्यू मैटर में भी जजमेंट की बेस पे आ रहा हो और की ऑडिट मैटर भी, इसमें क्या करना चाहिए। एमसीक्यू मैटर में लिखा होता कि वो मैटर की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि या तो वो की ऑडिट मैटर में जाएगा या एमसीक्यू मैटर में आएगा। इसका मतलब यह हुआ अगर कोई मैटर
की ऑर्डर मैटर, अगर कोई एग्जांपल, कोई ऐसी सिचुएशन, देखिए ये साइंस तो नहीं है ना कि हम कहते हैं कि जो लेफ्ट वाली चीज है वो राइट में नहीं आ सकती, राइट वाली चीज लेफ्ट में नहीं आ सकती। ये चीजें जजमेंट पे बेस कर रही हैं, सिग्निफिकेंस पे बेस कर रही हैं। तो बाज औकात एक्सेप्शनली रेयर केसेस में ऐसे हो सकता है कि एक चीज इस पैराग्राफ में भी इसमें फॉल कर रही हो, इधर भी फॉल कर रही हो। तो उस सिचुएशन में वो कहता है कि आपने फैसला करना है कि ये असल में की ऑर्डर मैटर है या एम्सो मैटर, किधर लेके जाना है, ज्यादा इसका जोर किस तरफ है, दोनों में से एक साइड पे जाएगा, यही कह रहा है। ठीक है, इसको आगे किसी हम सेशन में डिस्कस करेंगे। ये शायद कल भी एक इस तरह का कंसेप्ट डिस्कस हुआ था कि अगर कोई मैटर की ऑर्डर मैटर भी है और अदर मैटर में भी आ रहा है तो फिर उसे प्रोमिनेंट करके पेश कर देना है। ये वही रूल इधर भी है, एग्जैक्टली वही रूल इधर। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होगा, याद रखिए केस स्टडी में, ये केस स्टडी को सामने रखिए, अब आपको रूल बता रहा हूं, कभी कभार ऐसा होगा आप कहेंगे कि ये एग्जांपल मिलती जुलती की ऑर्डर मैटर में भी थी, ये एग्जांपल एम्सो मैटर में भी आ रही, किधर लेके जाऊं इसको, वहां पे आपकी दोनों चीजें सही मानी जाएंगी। अगर आपने की ऑर्डर मैटर में लिख दिया वो भी ठीक माना जाएगा, एम्सो मैटर में लिख दिया वो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, रेयर केसेस में होगा। ठीक है, पूरे ऑडिट में कोई एक दो सिचुएशन ऐसी होंगी जिनमें वो दोनों सेक्शन की तरफ जा सकता है। आपने फिर फैसला करना है अपनी जजमेंट की बेस पे किस तरफ लेके जाए, नॉर्मली नहीं जाएगा। कॉम्प्लेक्स एंड जजमेंटल एरिया इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द ईयर, जैसे विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये निशानियां बता रहा है, रिस्क वगैरह जिनमें ज्यादा होंगे, जिनमें एक्सपर्टीज यूज हो रही होंगी एक्सपर्ट्स के। ठीक, लेकिन ये एक चीज आप नोट कीजिए, मैं चाह रहा हूं ये चीज अगर आपने नोट कर ली, मेरे दो कंसेप्ट सीधे हो जाएंगे। ये निशानियां बता रहा है, वो एरियाज नहीं बता रहा, ये इंक्लूड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, वो ये कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एरियाज इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट, जिन एरियाज में एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी उन्हें की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन उसने रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं लिखा, वो अगर किसी का लिखा भी है ना तो आगे ब्रैकेट में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ उसने इंडिकेशंस दिए, वो लिस्ट जो है ना वो हमने निकाल के अलग से आगे प्रेजेंट किया। तो दोनों में फर्क होना चाहिए। ये ब्रॉड फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा है की ऑडिट मैटर के, एक्जैक्टली किन किन आपने पेपर में बैठ के किन किन चीजों के ऊपर की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना है वो बाद में बताएगा। How many key audit matters are to be included in audit report? It depends on auditor judgment. Lengthy list not recommended. Usually 2 से 3 की audit matter include किए जाते हैं। Rare cases में ये अहम चीज है, हो सकता है कंपनी का कोई की audit matter ना हो, when operations are very limited या very simple। बाजू का ऐसा होता है ना, कोई सिक यूनिट होते हैं, सारा सब प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, उनके ऑपरेशन ही नहीं है पूरे साल में, लिस्टेड कंपनी है, जनरल पर्पस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, की ऑडिट मैटर सेक्शन आना चाहिए, की ऑडिट मैटर उसमें आने चाहिए, की ऑडिट मैटर सेक्शन भी आना चाहिए, क्योंकि ऑडिट, लेकिन वो ऑपरेशन बहुत सिंपल है, अब कोई सिग्निफिकेंट चीज थी ही नहीं भाई, क्योंकि ट्रांजैक्शन या सिचुएशन रेयर एग्जांपल है, सिक यूनिट है, बंद पड़ी है फैक्ट्री, पूरा साल बंद रही है। ठीक है, 2-4 एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरीज देने के अलावा या बिजली के छोटे मोटे बिल हैं, इनके अलावा कोई एक्टिविटी पूरे साल में नहीं हुई। रेयर एग्जांपल है, लेकिन बताइए क्या पॉसिबल है इसमें? क्या एज ऑडिटर आपको किसी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा होगा? नहीं। कोई की ऑडिट मैटर होगा? नहीं। सवाल है यहाँ पे क्या करें, या की ऑडिट मैटर आना चाहिए? अब गौर से सुनिएगा, कहता है की ऑडिट मैटर सेक्शन तो आएगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड है, उसके अंदर की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। हम सिंपल लिखेंगे, आगे एंड में एग्जांपल में बताता है कि आप सिंपली ये लिख दीजिए कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, लेकिन सेक्शन आएगा। ये एग्जांपल तो वही हो गई, वो आपको याद है 700 में हमने स्टडी किया था कि जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है वो विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अपेंडिक्स के तौर पे भी, वेबसाइट पे भी। तो जब अपेंडिक्स के तौर पे या वेबसाइट के तौर पे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, रेफरेंस फिर भी रिपोर्ट में आता है, शाबाश, याद है, रेफरेंस रिपोर्ट में फिर भी आता है, हम कहते हैं भाईजान अब इधर जाके देख रिस्पांसिबिलिटी। तो यहाँ पे की ऑडिट मैटर कोई नहीं आ रहा, लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन स्टिल आएगा जब बहुत सिंपल ऑपरेशंस, उसमें लिख देंगे भैया कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। आगे चले जी, नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन रिपोर्ट। रिपोर्ट में इसको कैसे कम्युनिकेट करना है आपने, मैं इसके साथ चाह रहा हूं पहले आपको लिस्ट दे दूं, ये एग्जांपल्स ऑफ कॉमन की ऑडिट मैटर्स एंड ड्राफ्टिंग, ये एग्जांपल्स आपने पढ़नी है। वो फीचर्स थे या निशानियां थी, रिस्क, अनसर्टेनिटी, एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट, ये स्पेसिफिक एग्जांपल है। वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो भी पढ़नी है, जो भी पढ़ाई है, रिस्क वाले, सिग्निफिकेंट रिस्क, अनसर्टेनिटी, कंप्लेक्सिटी, एक्सपर्ट्स, ठीक है। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। प्रैक्टिस में अगर आपने डिसाइड करना है ना, प्रैक्टिस में कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं, तो वो जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 5-6, वो सामने रखनी है प्रैक्टिस में। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में ये एग्जांपल्स आपके लिए ज्यादा अहम है कि ये अगर सिचुएशंस एग्जाम में आ जाए कि ऑडिट मैटर आपने इंक्लूड कर देना है। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, डेफर्ड टैक्स, बताइए इनको वेरीफाई करना नॉर्मल एरियाज को वेरीफाई करने के बराबर है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, इन पे ज्यादा ऑडिट एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये सारे ऐसे एरियाज होंगे। एसेट्स कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कौन सा स्टैंडर्ड है?
IFRS 9 शाबाश, ग्रिप है उसके ऊपर। ये कैफ लेवल पे पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैफ में भी अंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ISA 540 जो है वो काउंटिंग एस्टिमेट्स का, जनरल काउंटिंग एस्टिमेट्स का, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसका अलग से स्टैंडर्ड है। हाँ जो सिग्निफिकेंट काउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे उनको भी की मैटर में इंक्लूड किया जा सकता है। एरियाज वेयर वर्क ऑफ एक्सपर्ट आर कंपोनेंट राइटर यूज एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट, एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स नहीं बोला, एक दो एसेट्स खरीदे बेचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बिजनेस यूनिट आपने खरीदा, पूरा बिजनेस यूनिट बेचा, बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह या रीस्ट्रक्चरिंग, उस सूरत में की मैटर आएगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिटिगेशंस हो, टैक्स कंटीजेंसीज हो, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगेन ये 8 को अंडरलाइन करें, ये कोई एग्जांपल आ गए। हाँ जी, अगर कोई एक बड़ी लिटिगेशन हो ना, सिंगल एक्सेप्शनल लिटिगेशन, वो एमसीएल मैटर में आती है। और अगर कोई बहुत सी लिटिगेशंस हो, वेरियस लिटिगेशन, ठीक है रूटीन की, एक्सेप्शनल नहीं है, रूटीन की है लेकिन बहुत सी हैं, वो फिर की मैटर में आएंगे। क्योंकि इनमें भी लिटिगेशन को क्यों की मैटर में करें, एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता है कि नहीं, लॉयर, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है ये हमने लिस्ट आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए दी है, इसको कंप्लीट लिस्ट नहीं समझना आप, पूरे स्टैंडर्ड में जहां पे भी आपको लिस्ट दी जाएगी ना, याद रखिए वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ये आपने रूल नहीं बनाना। वो कैफ के बच्चे जो होते हैं वो ये रूल बताते हैं कि सर ने जो लिस्ट दे दी है ना, बस इसी में से क्वेश्चन आएगा, बाकी आएगा ही नहीं। नहीं, ये जजमेंट के लिए, आपकी जजमेंट बिल्ड करने के लिए एग्जांपल। असल चीज एग्जांपल होती है कि असल चीज रूल होता है, रूल या डेफिनेशन वो असल है। अगर एग्जाम में कोई सिचुएशन दी और उसमें डेफिनेशन के पॉइंट कवर हो रहे हुए ना, कौन से पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट, कम्युनिकेटेड विद दो टॉपिक वर्नस करंट पीरियड, ये 3, तो अगर इसके अलावा कोई और एरिया आ गया उसमें भी क्या मैटर दिया जा सकता है। और इवन अगर इनकी एग्जांपल्स देके प्रैक्टिस में अगर इनमें से कोई एग्जांपल आ जाए लेकिन वो मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो, यानी इनमें कमी बेशी पॉसिबल है, लेकिन अमूमी तौर पे एग्जाम में जब ये सिचुएशन आ जाए इनमें क्या मैटर आएगा। लेकिन आपने आंखें खुली रखनी है, अगर कोई और एरिया देके उसमें कंडीशन पूरी करवाई, वो भी की मैटर हो सकता है। नीचे यही बात बताई, ठीक है जी। ये लिस्ट अगर आपने याद कर लिया ना, तो मुझे ये तसल्ली हो गई कि एग्जाम में केस स्टडी में आप पहचान लेंगे कि इसमें की मैटर पैराग्राफ आना चाहिए कि नहीं, इस लिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले वापस आ जाते हैं, हम थे अभी कम्युनिकेशन, ठीक, की मैटर हमने डिसाइड कर लिया कि ये मैटर की मैटर है 2। अब क्या करना है, अभी आपको ड्राफ्टिंग सिखाने लगा, डिसाइड कर लिया है आपने कि ये 2-3 मैटर की मैटर है, ड्राफ्टिंग सिखाने लगा। कह रहा है आपने रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले मेन हेडिंग दे दिया की मैटर, जैसे वाइड रिस्पांसिबिलिटी में मेन हेडिंग देते हैं ना, रिस्पांसिबिलिटी, उसमें पहले जनरल इंट्रोडक्शन देते थे, मैं बड़ी रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। यहाँ पे की मैटर सेक्शन जब भी आपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना है ना, पहले आपने उसको डिस्क्राइब करना है की मैटर होता क्या है, क्योंकि आपको तो पता चल गया की मैटर क्या होता है, क्या आपके यूजर्स को पता होगा, शेयर होल्डर को पता होगा, नहीं पता होगा। इसलिए पहले डिफाइन करना कि ये डेफिनेशन को ही एक तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है कि ऑडिट मैटर दोस मैटर दैट इन प्रोफेशनल जजमेंट फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल में करंट पीरियड, दोस मैटर वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल एज अ होल एंड इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन, वी डू नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दीस मैटर, वी डू नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दीस मैटर्स को अंडरलाइन कर लें। बाकी बातें तो समझ आ गई। ये क्या कह रहा है कि हमने दो चीज, एक ये और एक ये भी, दोस मैटर्स वर एड्रेस्ड को अंडरलाइन कर लें और वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन इसको अंडरलाइन कर लें। एड्रेस्ड में क्या कंसेप्ट छुपा है, एड्रेस्ड में ये कंसेप्ट छुपा है कि हमने इन मैटर्स के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं, वरना एड्रेस का लफ्ज ना लिखा होता है। एग्रीड। दूसरी चीज कह रहा है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कह रहा है इस सेक्शन में चूंकि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, रीवैल्यूएशन, डेफर्ड टैक्स, बाज़ औक़ात एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, इंडिविजुअल एरियाज, तो इससे एक गलत फहमी डेवलप हो जाती है कि शायद हमने गौर से सुनिएगा, ऊपर तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन दिया है, नीचे ISA 805 के मुताबिक सिंगल एलिमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं। सिंगल एलिमेंट में भी तो ओपिनियन जाता है ना, सिर्फ डेटर्स के ऊपर, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, सिर्फ क्रेडिटर्स के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं, वो 805। तो मुझे बताइए इसमें अब एक ही रिपोर्ट के अंदर दो ओपिनियन की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं। ऊपर तो ओवरऑल ओपिनियन आ गया सारी फाइनेंस, नीचे जब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है ना। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ना जरूरी है। कैसे तोड़ेंगे, क्लियरली लिख देंगे कि ये जो नीचे हम की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर रहे हैं ना, भाईजान आपकी मेहरबानी, ये की ऑडिट मैटर हैं, इनको ये नहीं समझना कि हम अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, इनको ओपिनियन ना समझना भैया। इसीलिए इसको अंडरलाइन कराया, बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझ आई। एक केस स्टडी में उसने लिखा था ड्राफ्टिंग के एग्जांपल में, ये की ऑडिट मैटर लिखे ना, तो नीचे लिख दिया था देयरफॉर वी आर श्योर दैट दीज एरियाज आर फेयरली स्टेटेड। लिखे ना, ये एरिया था, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया की ऑडिट मैटर के अंदर। उसने कहा ये अल्फाज गायब कर दो, निकाल दो रिपोर्ट में से। क्यों? इससे ये इमेज मिल रहा है कि हमने इनके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस किया, अलग से नहीं करना।
ठीक है, यहां पे क्लियरली बता रहा है वी डू नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन, इसी वजह से ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहा है, क्या अलग से ओपिनियन हम दे रहे हैं कि आर्डेंट मैटर, नहीं देते नहीं देते नहीं देते। फिर कह रहा है हाँ ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये कैफ लैब में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ये चीजें, ये मेरा ख्याल है। तो ये इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है, कह रहा है जो इसके बाद अगली कहानी आएगी ना, आपने की आर्डेंट मैटर में ये चीज तो लिख दी, इसके बाद आगे क्या लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये सुन लें। फर्दर स्टेटमेंट इन दिस सेक्शन डिपेंड की आर्डेंट मैटर विद अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है की आर्डेंट मैटर दे रहे हैं, तो फिर इसके बाद आपने लिखा वी हैव डिटरमिन्ड द मैटर डिस्क्राइब्ड बिलो टू बी की आर्डेंट मैटर टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट, ये लिखना है, फिर उसके बाद 1 2 3 की आर्डेंट मैटर छाप दें, की आर्डेंट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड करना, हेडिंग देनी है, उसके नीचे डेफिनेशन दे देनी है, ये डेफिनेशन में ये लिख देना कि इसको ओपिनियन ना समझना। फिर इसके बाद क्या करना है, ठक 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 की आर्डेंट मैटर आ जाए, कहता है पहले एक लाइन लिखे फिर उसके बाद की आर्डेंट मैटर लिखने शुरू करने हैं। वो लाइन क्या होगी कहता है ये डिपेंड करता है, अगर तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं और उसके साथ की आर्डेंट मैटर है, की आर्डेंट मैटर किसके साथ है, तो आपने लाइन लिखी है वी हैव डिटरमिन्ड द मैटर्स डिस्क्राइब्ड बिलो टू बी की आर्डेंट मैटर टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट, और फिर उसके बाद की आर्डेंट मैटर से 1 2 3 लिख दे, ठीक। अगर की आर्डेंट मैटर है ही नहीं, कोई अनमोडिफाइड ओपिनियन है लेकिन की आर्डेंट मैटर नहीं है, सेक्शन आएगा की आर्डेंट मैटर नहीं आएगा, उस सेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, फिर कोई की आर्डेंट मैटर नहीं, यही देख ले, ये कह रहा है वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की आर्डेंट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट, वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की आर्डेंट मैटर। कैसा हो सकता है, लिस्टेड कंपनी है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई की आर्डेंट मैटर ही ना हो, उसने बताया था ना सिंपल ऑपरेशन लिमिटेड ऑपरेशन हो, ये ना, इन दोनों में कंपेयर कीजिए, कंपेरिजन का फर्क है ना, इसमें कोई की आर्डेंट मैटर नहीं, उसने कहा कोई की आर्डेंट मैटर नहीं, उसमें की आर्डेंट मैटर थे, उसने कहा ये बिलो की आर्डेंट मैटर, और नीचे छाप देंगे की आर्डेंट मैटर नंबर 1 2 3। फिर कह रहा है की आर्डेंट मैटर विद मॉडिफाइड ओपिनियन, की आर्डेंट मैटर है लेकिन ओपिनियन कौन सा है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब आपने इसको कंपेयर करना, लिंक करना इसके साथ, ये था की आर्डेंट मैटर भी है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, की आर्डेंट मैटर, ये फर्क उसने क्यों लिखा है ये ज़हन में रख लें, सुन लें। फर्क इसलिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ की आर्डेंट मैटर, जो हर वो मैटर जो आपकी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है, हर वो मैटर जो आपके ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ की आर्डेंट मैटर वो एक की आर्डेंट मैटर है, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बताइए क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, जो आज चीज आपके ओपिनियन को मॉडिफाई कर दे उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट तो ऑडिट में होते कुछ नहीं, तो है तो वो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो भी कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टर्स को, 705 में पढ़ा था, और वो भी करंट पीरियड से रिलेट हो रहा होता है। तो अगर आप अपनी डेफिनेशन को फिट करें ना, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन वगैरह भी फिट हो जाती है। वो सिर्फ इसी चीज का जिक्र करना चाह रहा है कि भैया मॉडिफाइड ओपिनियन है की आर्डेंट मैटर के साथ, हम ये नीचे की आर्डेंट मैटर बताने लगे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखो वो जो ऊपर बता चुके हैं वो भी की आर्डेंट मैटर है, नीचे वाले की आर्डेंट मैटर तो आने वाले ही हैं, वो जो ऊपर मटेरियल मिसस्टेटमेंट बता चुके हैं वो भी, लेकिन वो सिर्फ उसका रेफरेंस देना है, दोबारा प्रोड्यूस नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या यही कह रहा है, इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / एडवर्स ओपिनियन सेक्शन आर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, वो भी की आर्डेंट मैटर। इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस वी हैव डिटरमिन्ड द मैटर डिस्क्राइब्ड बिलो टू बी की आर्डेंट मैटर टू कम्युनिकेट इन रिपोर्ट, ये हम बता रहे हैं। यानी उसने ऊपर जो मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन बता चुका है ना, उसको भी उसने बोल दिया है कि वो भी की आर्डेंट मैटर थे, उनके अलावा ये वाले की आर्डेंट मैटर है। लेकिन यहां पे सिर्फ यही लाइन देनी है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन, उस ओपिनियन को बेसिस को रिप्रोड्यूस नहीं करना, डन जी। और अगर कोई की आर्डेंट मैटर नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, फिर लाइन क्या आएगी, एक्सेप्ट फॉर मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन सेक्शन आर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो अदर मैटर्स की आर्डेंट मैटर टू कम्युनिकेट। इनका मकसद क्या है, इनका सिर्फ ये दो एडिशनल उसने इस वजह से बताए हैं क्योंकि अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हो तो जिस इशू की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है बाय डेफिनेशन वो भी की आर्डेंट मैटर होता है, वो आपको एहसास दिला रहा है सिर्फ। समझ आई है उसकी बात, ड्राफ्टिंग समझ आ रही है। हाँ जी, बस यही एमसो मैटर पैराग्राफ वो की आर्डेंट मैटर नहीं होगा, अदर मैटर पैराग्राफ की आर्डेंट मैटर नहीं होगा, नहीं रेफर नहीं करना उसको। अगर रिपोर्ट में इंक्लूड कर शाबाश, अच्छा पिक किया है कंसेप्ट, क्लियर। लेकिन एक चीज आपने नहीं पूछी, मैं एक्सपेक्ट करा था पूछेंगे, डिस्क्लेमर वाला। हाँ हाँ बस, अब बात ही नहीं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। चलिए अच्छा, अब
चूज कीजिए इसमें से कोई भी सिचुएशन, फर्स्ट कीजिए ये वाली आ गई हमारी सिचुएशन, की ऑर्डर मैटर है। तो इसका मतलब है अब आपने ये जब लाइन लिख ली इसके बाद नीचे की ऑर्डर मैटर लिखने हैं, कोई सेलेक्ट कर ले किस चीज के ऊपर आपने एक लाइन पे ऑडिट कर रहे हैं, किस एरिया को आपने किस मैटर को सिलेक्ट किया टू बी की ऑर्डर मैटर। काउंटिंग एस्टीमेट, सिग्निफिकेंट काउंटिंग एस्टीमेट, कोई एग्जांपल दे दें सिग्निफिकेंट काउंटिंग एस्टीमेट्स की, कोई एक एग्जांपल दे दें। डेप्रिसिएशन, अगर तो आपके क्लाइंट के एसेट्स चंद एक हैं उनकी डेप्रिसिएशन की ऑर्डर मैटर नहीं होगी, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके तो 70-80% ऑफ टोटल एसेट्स जो हैं वो डेप्रिशिएबल होते हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल सिग्निफिकेंट। आप बताइए आपने कौन सा सेलेक्ट किया की ऑर्डर मैटर, कोई नया स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर तो अदर मैटर पैराग्राफ आता है, अदर मैटर आता है एमसीओ मैटर आता है, नया स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा हो एमसीओ मैटर आता है, अर्ली एप्लीकेशन ना। दोबारा से ट्राई करें, कोई एक्सपर्ट इंगेज किया, बताइए एग्जांपल किस में एक्सपर्ट इंगेज करेंगे, लिटिगेशन, एक्सेप्शनल लिटिगेशन, मल्टीपल लिटिगेशन है, मल्टीपल लिटिगेशन, ठीक है। फिर हमसे मैटर की तरफ से मैटर अच्छे तरीके से याद किया भाई ने। कोई एक आप एरिया बता दीजिए, लिटिगेशन भाई ने बोल दिया, अच्छा चले लिटिगेशन, ठीक है। अब हमने नीचे उन एरियाज को वन बाय वन डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करना है ये सुन लें। जैसे आप कैफ लेवल पे रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज करते थे ना, कि एक साइड पे रिस्क बताया उसके अपोजिट प्रोसीजर्स बताए, ये फॉर्मेट रखते थे कि ऊपर नीचे वाला रखते थे, आपने सामने वाला रखते, हाँ उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर्स की ऑर्डर मैटर को कैसे डिस्क्राइब करना है। 3 चीजें आपने लिखनी है, हेडिंग सब हेडिंग दे दे, बड़ी हेडिंग तो ऊपर आ चुकी है, जैसे वो था ना एमसीओ मैटर में कि फर्दर कंटेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे सिर्फ एमसीओ मैटर लिख दें, चाहे एमसीओ मैटर के आगे भी आप लिख दीजिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स, याद है फायर। तो यहां पे भी बड़ी हेडिंग की ऑर्डर मैटर की आ गई, तो इसके बाद क्या करना है, सब हेडिंग, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, उस सब हेडिंग के नीचे 3 चीजें देनी है। व्हाट इज की ऑर्डर मैटर, किस मैटर को आप की ऑर्डर मैटर इंक्लूड कर, डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन जो भी उसको डिस्क्राइब करना है, व्हाई क्यों आपने जस्टिफाई करवाना है, क्यों मैं इसको की ऑर्डर मैटर में क्लासिफाई कर, जस्टिफाई करवाने में आपको वो फीचर्स काम आएंगे, याद है फीचर्स वो 6-7 जो थे कौन से वाले थे, एरियाज ऑफ हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, अनसर्टेनिटीज, वो रीजन वो जस्टिफाई करवाएंगे उनको, उनमें से एक या दो जो भी रेलिवेंट होना आपने लिख देना। क्योंकि रिवैल्यूएशन में एक्सपर्ट को यूज किया था इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये की ऑर्डर मैटर होगा, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी इसलिए हमने डिसाइड किया ये की ऑर्डर मैटर होगा। सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, यूज ऑफ एक्सपर्ट, ये जस्टिफाई करवाना है रिपोर्ट के अंदर। 3 चीजें, व्हाट, व्हाई, हाउ, क्या है की ऑर्डर मैटर, व्हाई क्यों है, हाउ एड्रेस, आपने इसको एड्रेस कैसे किया, एड्रेस करने में आपने वही प्रोसीजर्स बताने, आपने ऑडिट प्रोसीजर, एड्रेस करने से मुराद क्या है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर आपने बताए, ठीक है। ये व्हाट, व्हाई, हाउ डिस्क्रिप्शन समझ आ गई। फिर ये कुछ आपको सेशन दे रहा है कि की ऑर्डर मैटर डिस्क्राइब करते हुए हरगिज अल्फाज को ऐसे नहीं लिखना कि जैसे लगे सेपरेट ओपिनियन दे रहे हैं, 805 लगे, ये नहीं करना। हाईली टेक्निकल ऑडिटिंग टर्म्स को अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है हाईली टेक्निकल ऑडिटिंग टर्म को, यूजर्स को नहीं पता होगा। इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना जरूरी है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दिया करे, कि मैनेजमेंट को अप्रोच करके उनसे कहे कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करें। ये भी हमने पहले पढ़ा, एमसीओ मैटर में भी शायद इसका कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपको लगे ना कि हमें यूजर को कोई चीज बतानी चाहिए तो वो आपने अपनी रिपोर्ट में नहीं है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी। अगर बात ऐसा होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में, ऑडिटर के ख्याल में यूजर को बता देना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपने ओवर एफिशिएंट नहीं बनना कि मैं अपनी रिपोर्ट में बताता हूं, नहीं, क्योंकि रिपोर्ट वो ऐसे, वरना ऐसे लगता है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो यूजर सोचेगा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं दे दिया। तो अगर आपको लगे एज ऑडिटर के कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे या क्लाइंट से बोलेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करें। ये है अब इसका फॉर्मेट, ये आगे आने वाला है फॉर्मेट, किधर नहीं आ रहा, अभी आ जाता है इसके बाद। अच्छा वहाँ वो ऑर्डर की बात कर ले, प्लेसमेंट कह रहा है ओपिनियन के साथ साथ ही करें, लेकिन अगर एमसीओ मैटर और की ऑडिट मैटर दे रहे हैं तो दोनों में मुकाबला होगा, जो ज्यादा है वो पहले आ जाएगा। की ऑडिट मैटर 3 है, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, रैंडम ऑर्डर होना चाहिए कि इसकी कोई तरतीब होनी चाहिए। कह रहा है या तो आप रिलेटिव इंपॉर्टेंस के लिहाज से कर ले, या जिस तरतीब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुए उस तरतीब से करें, तरतीब होना जरूरी है। ये पहली वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, जो ज्यादा अहम की ऑडिट मैटर वो पहले आ जाए, बाद में दूसरे, बाद में तीसरे। ये नहीं करना तो जिस तरतीब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर आ रहे हैं उसी तरतीब से की ऑडिट मैटर इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं हम इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये है इसकी प्रेजेंटेशन, इसको याद रखें। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। 2 हिस्से बनाए, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में
ये सब है, मेन हेडिंग ऊपर आ गई होगी, ये सब हेडिंग है रेवेन्यू। रेवेन्यू के ऊपर क्या मैटर इंक्लूड करती है? ये क्या चीज है? रेफर नोट नंबर इतना टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ रुपीज इतना। ये क्या है? ये वाला हिस्सा व्हाट, किस चीज को आप की एडेड मैटर बना रहे हैं, ये है व्हाट। फिर वी आइडेंटिफाइड रेवेन्यू एज की एडेड मैटर बिकॉज दिस इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ कंपनी एंड देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क दैट रेवेन्यू मे बी मिसस्टेटेड टू मीट एक्सपेक्टेशन और टारगेट्स। दो रीजन बताइए उसने, बताया एक तो केपीआई है और दूसरा इसको मिसस्टेट, रेवेन्यू को मिसस्टेट करने की कोशिश की जाती है। ये क्या पाया? और फिर ये जो आगे उसने प्रोसीजर बताया, कंसीडर्ड वेदर रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी एट कंपनीज एप्रोप्रिएट, परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर सेल रिकॉर्डेड, वेरीफाइड सैंपल, चेक डॉक्यूमेंट्स किए, सेल्स रिकॉर्ड कंपेयर किया, क्रेडिट नोट्स, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ये सारे काम ये क्या है? हाउ एड्रेस्ड। हर एक केस में देख लें, गुडविल है, रीवैल्यूएशन है, हर की ऑडिट मैटर इंडिविजुअल, तीन चीजें हमने प्रेजेंट की है। सब हेडिंग तो आनी थी ना, फिर उसके बाद व्हाट, व्हाई, ठीक है। अब क्या आपको ये पता चल गया कि की ऑडिट मैटर किन चीजों पे दिया जाएगा? 6 जजमेंट वाले पॉइंट, 10-11 एग्जांपल्स। क्या उसकी ड्राफ्टिंग आ गई? आई क्या, मुझे बताइए, ड्राफ्टिंग आपसे पूछेगा या कि ड्राफ्ट, ज्यादा चांस क्या है? ड्राफ्टिंग देखेगा, एरर आइडेंटिफाई करो। एरर आइडेंटिफाई करने में किन चीजों का ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। नोट्स का रेफरेंस देखें, वो भी तकरीबन हर एक में दे रहा है, और किसी में ये नहीं कह रहा कि मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस किया। इन चीजों का ध्यान रखिएगा ड्राफ्टिंग करते हुए। हालांकि की ऑडिट मैटर में उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला, एमसीक्यू मैटर में उसने क्लियरली बोला था रेफरेंस आएगा, अदर मैटर में रेफरेंस नहीं आना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करना। कि एमसीक्यू मैटर में हमेशा आना है, अदर मैटर में नहीं आना। की ऑडिट मैटर में वो साइलेंट था, उसने डेफिनेशन में नहीं इस बारे में की बात की। तो प्रैक्टिस क्या है कि की ऑडिट मैटर में भी रेफरेंस इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, जिस चीज को ऊपर आप की ऑडिट मैटर दे रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगी। ये ड्राफ्टिंग में समझ आ गई आपको? ये सारी एग्जांपल्स आपने पढ़ लेनी है। ये हमने ना कुछ पास्ट पेपर से और प्रैक्टिकली फॉर्मेट निकाल के ये सामने रखी है, ये आपने पढ़नी है। ये वाला पैरा आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अहम यही है, तो बाकी कंसेप्ट भी अहम है, ये बाकी को रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन और ये आपको इसको किस वजह से हाईलाइट कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड में उसे रूल बताए हुए हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग की एग्जांपल इस तरीके से नहीं दी उसने। एमसीक्यू मैटर की दी थी, अदर मैटर की दी थी। शाबाश, ये जो हाउ है ये सारे ऑडिट प्रोसीजर ही हुए 100% ठीक। लेकिन अगला सवाल, क्या आपको ऑडिट प्रोसीजर आते हैं? वो टॉपिक पे जाएंगे। अब एक बात सुने, वो कोई टॉपिक है नहीं स्टैंडर्ड में। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। यही तो मुश्किल था कैफ में। हालांकि आप खुद से भी तुक्के लगाए ना, मतलब उस वक्त जजमेंट की बेस पे जो चीज स्टैंडर्ड में ना हो उसमें मुश्किल होती है, रट्टा नहीं लगा सकते, लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन उसमें आसानी भी होती है। जजमेंट अप्लाई करके अगर असूलों के मुताबिक लिख देना खुद से, वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड आई नहीं। वो किसके साथ कंपेयर करके कहेगा गलत लिखा है? समझ रहे? स्टैंडर्ड होना तो फिर हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि स्टैंडर्ड ने जो कहा है ना उसे एक लफ्ज आगे ना पीछे, उसके मुताबिक अमल करना। लेकिन जिस चीज का स्टैंडर्ड ही नहीं, कुछ प्रोसीजर ऐसे जरूर है जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड है, वो बताता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के एरिया में यूज करनी है। एनालिटिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड है, वो कैसे एनालिटिकल कैसे परफॉर्म करना है। काउंटिंग एस्टीमेट का भाई ने से 540 का जिक्र किया है, वो बताता है कि किस तरीके से हमने कुछ वेरिफिकेशन करनी है। 501 है, कुछ स्टैंडर्ड जरूर है जो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करते हैं स्पेसिफिक, लेकिन कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो बना ही इसलिए हो कि डिफरेंट एरियाज के सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बताएगा। तो फिर यहीं से सवाल मेरा आगे आ गया। अच्छा किया आपने मसला उठाया। की ऑडिट मैटर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर रहेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट कर लेता है। कैफ लेवल पे भी करता था, यहाँ पे भी करेगा। फर्क सिर्फ यह है कि जो सिचुएशन कैफ लेवल पे टेस्ट करता था यहाँ पे नहीं करेगा, वहाँ पे रूटीन की सिचुएशन टेस्ट करता था, यहाँ पे एक्सेप्शनल सिचुएशन टेस्ट करेगा। क्वेश्चन ये है कि उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे याद करें। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। नंबर 1, ये अपनी आदत बना लें एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, अपनी आदत बना लीजिए। मैंने कुछ भी हो जाए हफ्ते में 2 एनुअल रिपोर्ट्स, जो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, एनुअल मतलब ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है हफ्ते में कम से कम 2, कम से कम दर्जे में 2 ऑडिट रिपोर्ट, एंड सेशन एंड तक आपने लाजमी पढ़ने। उसमें आपके प्रोसीजर भी तैयार होते जाएंगे। गैस करें कैसे? ये की ऑडिट मैटर वाले सेक्शन पढ़ेंगे तो प्रोसीजर तैयार। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मेरे ख्याल में इससे बेहतर है, क्योंकि एक दफा मेरे साथ ऐसा इंसान, आप भी प्रोफेशनल में उस्ताद भी गलतियां करता है, कोई कबाहत नहीं है मुझे ये इतराफ करने में। 1-2 सेशन पहले मैंने क्या किया, आदत होती है ना कि चीजें इकट्ठी करके स्टूडेंट को देना, बस ये तैयार कर लो। मैंने कहा सीफैप लेवल भी शायद चल जाएगा। एक्सरसाइज अच्छी खासी की, टाइम बहुत लगा, बच्चे को लगाया, उसने कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाओ, 350 के करीब रिपोर्ट्स थी, वो ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड की, उनके जो की ऑडिट मैटर सेक्शन थे अलग किए, उसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन ज्यादा टच नहीं आया था ना, अलग करवाए, और उनके प्रोसीजर्स लिखे। बच्चों को कहा ये पढ़ लो, इंशाल्लाह इसमें से बाहर तो आई कि आप जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट में से पूरे पाकिस्तान में यही एग्जांपल्स है।
उसमें आसानी होगी, आपको लग रहा होगा 550 कंपनीज हैं और उसमें 3 एवरेज होते हैं की ऑडिट मैटर, तो कोई 1500-1600 हो गया, ऐसा नहीं था। वो कोई तकरीबन 50-60 के करीब बनते थे। क्यों भला? कॉमन थे। लेकिन ICAP ने जो एग्जांपल पूछी उस अटेम्प्ट में, वो इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट बनाई ली, और वो इशू जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था प्रैक्टिकली, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा था, उस पर प्रोसीजर पूछ ले, की ऑडिट मैटर में पूछ ले। उस दिन मुझे 2 बातों की समझ आई। एक तो ये कि हाँ, कि हम जितना मर्जी तैयार कर लें पेपर को, एग्जाम में बैठ के जजमेंट अप्लाई करनी ही पड़ेगी। और दूसरा, ICAP आपको सिर्फ पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस के लिए भी तैयार कर रहा है। उससे ये मैसेज, पॉजिटिव भी चीज है ना इसमें, ये मैसेज मिला। हमने कहा ठीक है, आइंदा आप ऐसा करेंगे। इंटरनेशनल के भी कुछ एग्जांपल मैं आपको 2 साइट्स दूंगा, 2 साइट्स, दोनों भी आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी। एक सोर्स होगा पाकिस्तान का और एक सोर्स होगा इंटरनेशनल का। ठीक है, ये आज ही क्लास खत्म होने के बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है हर हफ्ते एक पाकिस्तान की रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल। अगर कर लेना काम, बेहतरीन हो जाए, बेहतरीन। और ये आप ही ने करना है, ये काम मैंने नहीं करवाना आपको, ये आपने इंश्योर करने, नहीं तो फिर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाएगा आपका। और फिर वही आप कहेंगे सर नोट्स तो सारे याद कर लिए थे, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया प्रोसीजर वाला। तो प्रोसीजर वाले में मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं चीजें जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपने अपना प्रैक्टिकल विजन भी ब्रॉड करना है, खुद से भी देखनी है ऑडिट रिपोर्ट, ये लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मेरा हाल हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इंक्लूडेड कम्युनिकेशन कैसे होगी, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कर लिया। हाँ, कम्युनिकेशन, ये एक थोड़ी सी 2-3 चीजें रह गई। वो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, आपसे पहला सवाल मेरा, 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछने हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड खत्म। पहला सवाल, क्या ऐसा पॉसिबल है लिस्टेड कंपनी को जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट है और की ऑडिट मैटर सेक्शन ना आए, की ऑडिट मैटर सेक्शन ना आए? पॉसिबल है, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दिया, नहीं आएगा। आगे चले, क्या ऐसा पॉसिबल है अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन आ जाए? क्यों, स्टैंडर्ड तो लिस्टेड का रिक्वायर करता है बस। हाँ, ये सही पहुंच गए। लोकल लॉज रिक्वायर करें या ऑडिटर अपने खुद जरूरी समझे, अनलिस्टेड में भी की ऑडिट मैटर सेक्शन आ सकता है। अच्छा, अब सुने, क्या ऐसा हो सकता है लिस्टेड कंपनी है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन है, और उसमें कोई भी की ऑडिट मैटर ना आए, लिस्टेड है, पॉसिबल है? ऑपरेशन लिमिटेड हो, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, की ऑडिट मैटर आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन आ रहा है, हमने डिटरमिन किया 3 की ऑडिट मैटर हैं, लेकिन 2 इंक्लूड करें, 1 इंक्लूड ना करें। अब मैं ये की ऑडिट मैटर इंक्लूड ना करने की बात कर रहा हूं, की ऑडिट मैटर सेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये ज़हन में रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिट मैटर सेक्शन आए, उसमें हमने डिसाइड किया था 3 की ऑडिट मैटर हो, एक तो है ना कि है ही नहीं, अगर भाई कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, उसे इंक्लूड ही नहीं किया, वो तो शाबाश, वो तो ऐसे ही करना था। कोई की ऑडिट मैटर है, डेफिनेशन क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में उसको इंक्लूड ना करें, क्या पॉसिबल है? कहता है ये पॉसिबल है। ए मैटर डिटरमिन्ड टू बी की ऑडिट मैटर, थर्ड वाला पॉइंट, ए मैटर डिटरमिन्ड टू बी की ऑडिट मैटर, डिसाइड कर लिया कि एक मैटर की ऑडिट मैटर है, इज नॉट कम्युनिकेटेड इन, लेकिन पॉसिबल है कि वो रिपोर्ट में ना, कब पॉसिबल है? इफ लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट पब्लिक डिस्क्लोजर, अगर लोकल लॉज मना कर दें कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको पता है जो प्रोहिबिटेड है वो तो हम अदर मैटर में भी नहीं डालते थे, कोई अदर मैटर होता था, लेकिन अगर प्रोहिबिटेड है तो अदर मैटर में भी इंक्लूड नहीं करते थे। तो अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है लेकिन लॉ ने प्रोहिबिट किया है, वो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेंगे? नहीं। आगे एग्जांपल दे रहा है कि बात होता है अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, आप उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दे, तो जो इलीगल काम कर रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं। जो मुजरिम है, अगर उसे पता चलता है ना पुलिस को मेरे पे शक है, वो मुहतात हो जाता है ना, और अगर उसे ना पता हो तो फिर हो सकता है गलती कर दे, कोई ना कोई पकड़ा जाए। इसलिए वो कह रहे हैं इलीगल एक्टिविटी वगैरह की एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आपको इस तरह का मसला सामने आ जाए ना, एक और स्टैंडर्ड 250 वो इसको कंप्लीट करता है कंसेप्ट को। ये कहता है कि ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना, वो स्टैंडर्ड कहता है चुपके से FIA को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको कम्युनिकेट करो एज। अब देखिए दोनों को मिला के 250 को 701 के साथ मिला के पढ़े, रूल क्या बनता है? अगर ऑडिट करते हुए आपको कोई इलीगल एक्टिविटी नजर आ जाए, कोई डायरेक्टर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आपने उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना, 701 कहता है, बल्कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना है, ये 250 कहता है। समझ गए? की ऑडिट मैटर तो है लेकिन की ऑडिट मैटर में लिखना नहीं है। हाँ जी, सी है। अच्छा, are in rare cases ITA determined that adverse consequences of communication will be more than public interest benefit, यानी उसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है की ऑडिट मैटर का लिखने का फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। वो क्या कहते हैं? नजरिया जरूरत, मसलिहत इसी में है की ऑडिट मैटर, लेकिन अगर इंक्लूड कर दिया नुकसान ज्यादा फायदा कम, फिर क्या करना चाहिए? नहीं ऐड करना चाहिए। ये हमारा तकरीबन लास्ट कंसेप्ट था 701 का। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने डिस्कस कर दिया लेक्चर के दौरान में। ओवरऑल जनरल पब्लिक का नहीं, जनरल पब्लिक का मैनेजमेंट का नुकसान नहीं देखना, ऐसे ना करें, जनरल पब्लिक का नुकसान और फायदा देखना है। ठीक है,
यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं उनका फायदा नुकसान देखना है, डायरेक्टर का नहीं। कम्युनिकेटिंग विद दो चावे गवर्नर्स, ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन। कह रहा है जो भी मैटर्स आप डिसाइड करते हैं कि की ऑडिट मैटर है, मैटर दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अटेंशन दैट इज वेदर आर नॉट ईच देम। कहता है जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है ना, आपने डॉक्यूमेंट करना है कौन कौन से थे, और फिर हर एक की आगे चेकलिस्ट बना के लिखना है, ये की ऑडिट मैटर है, ये नहीं है, ये की ऑडिट मैटर। डायरेक्टर को सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं ना 10, फर्ज कीजिए उसमें से 3 की ऑडिट मैटर होंगे। वो कहता है सिग्निफिकेंट मैटर की लिस्ट बनाओ और हर डॉक्यूमेंट करो, और हर एक के आगे लिखो ये की ऑडिट मैटर बना, नहीं बना, ये बना, ये नहीं बना, और क्यों बना वो भी लिख दो। फिर इस मैटर्स को डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करवाओ। इनमें से जो जो की ऑडिट मैटर है वो अलग से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देखिए एक तो कम्युनिकेशन होगी सर ये हमारे 10 सिग्निफिकेंट मैटर्स है, वो कर दी। अगर इन 10 में से 3 सिग्निफिकेंट मैटर्स है दोबारा कम्युनिकेशन कर, लेकिन दोबारा किन की करेंगे? आखिरी सवाल आज का, आखिरी सवाल। 10 सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने पड़ दिए। फिर इसके बाद हमने डिसाइड करते हैं इनमें से किन सिग्निफिकेंट में से कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट है की ऑडिट मैटर क्राइटेरिया पूरा करता है। पहला देखा नहीं था, दूसरा देखा नहीं था, तीसरा देखा नहीं था, 10वां भी देखा नहीं था, कोई भी नहीं था की ऑडिट मैटर का क्राइटेरिया। पॉसिबल है कि नहीं है? कोई की ऑडिट मैटर ना हो। इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स को कुछ कम्युनिकेट करना है कि नहीं? नहीं करना, करना है कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। जैसे रिपोर्ट में किया था, डायरेक्टर भी तो इंतजार करने कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि 2 दफा आता होता है ऑडिटर, एक दफा सिग्निफिकेंट मैटर की लिस्ट लेके और एक दफा की ऑडिट मैटर की लिस्ट लेके। इस दफा सिग्निफिकेंट की लिस्ट दे दिया, की ऑडिट मैटर की लिस्ट नहीं दे रहा, भूल गया है लगता है। सोचेंगे कि नहीं डायरेक्टर? इसलिए उनको कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? कि इस दफा कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, ठीक है। अच्छा बात कहता है सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने आज कम्युनिकेट कर दिया कि ऑडिट मैटर है, 2 दिन बाद आपका जजमेंट चेंज हो गई, तो क्या चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, ठीक है। कहता है ये पक्का नहीं होता, अगर जजमेंट चेंज हो जाए तो फिर आप दोबारा कम्युनिकेट करते हैं कि सर पहले हमने 3 कह रहे थे, अब ये वाले 2 हैं, एक ही ऑडिट मैटर नहीं है। जजमेंट चेंज हो सकती है ना, हर डिसीजन चेंज हो सकता है ऑडिटर का, मटीरियलिटी का, रिस्क का। जी हाँ जी, जी बिल्कुल, हाँ हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये अंडरस्टूड है कि इस कम्युनिकेशन में वो वाली एक्सेप्शन नहीं आएगी जो ऊपर है। यानी अगर कोई मैटर ऐसा है ना जिसमें कोई डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, वो फिर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये भाई ने ये पॉइंट उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन की एक्सेप्शन है, वरना तो वो अलर्ट हो जाएगा ना, वो ना रिपोर्ट में इंक्लूड करना है और ना डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। क्लियर जी? चलिए अच्छा ये हमारा इस वीक का लास्ट। अब अगले 3 दिन ना मैंने बाकी कामों को किया हुआ है पेंडिंग तकरीबन। आपके टेस्टिंग के ऊपर मेरे लिए इस वक्त ना सबसे बड़ा जो टारगेट है मेरा वो है आपकी टेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पास पेपर स्टार्ट करना है, उससे पहले आपके कंसेप्ट एक रिवाइज हो जाए। आपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके ना दिन रात एक करके कोशिश करूँ, दिन रात एक तो मुहावरा है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 दिन में आपके क्विज क्रिएट करके LMS के ऊपर अवेलेबल कर दूं। आपने मीनवाइल ये इंश्योर करना है कि स्टैंडर्ड रिवाइज करते रहे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वीक की क्लासेस में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगले वीक में ही हम जुमेरात और जुम्मा को क्लास कर लें, क्योंकि क्लासेस तो हर हफ्ते 3 होगी, ये कंफर्म है। ये नहीं समझना आपने नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक क्लासेस 3 होगी, या कि इसी वीक में अब आगे कल परसों एक क्लास कल कर लें और फिर अगले वीक में कल कर लें, नेक्स्ट वीक में कर लें। चले तो नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस 3 ही होंगी, लेकिन मंगल और बुध को 9-10 मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से वो क्लास जुमेरात और जुम्मा को होगी, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।